हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो साउंड चैप्टर के साथ हम लोग बैठे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर को आप लोग देख चुके होंगे, है ना? जहाँ पे मैंने वेव के बारे में बात की थी, मैंने ऐसे लॉन्गिट्यूडनल के बारे में बात की थी। बट आज हम लोग जो बात करेंगे वो साउंड वेव के कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे। तो वेव के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी। वेव कैसे प्रोपगेट करता है, am I right? वेव कैसे प्रोपगेट करता है, वेव में वेव एनर्जी के बारे में बात किए थे, पार्टिकल के ऑसिलेशन के बारे में बात किए थे। अनक्लियर ना, इन सब के बारे में हमने बातें की थी। फिर हम लोगों ने वेव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था। वेव स्पीड के बाद वेव स्पीड के बाद वेव लेंथ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में हमने खूब बातें की थी, है ना? तो मोर और लेस हम साउंड का जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो स्पेशली हम लोग साउंड वेव के बारे में पढ़ेंगे। साउंड वेव कैसे क्रिएट होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला चीज है, साउंड वेव के बारे में देखेंगे तो इट्स अ मैकेनिकल वेव, है ना? इट्स अ मैकेनिकल वेव। मैंने ऐसा क्यों बोला? मैंने ये ऐसा इसलिए बोला क्योंकि आप खुद से बताओ कि अगर मान लेते हैं इस पूरे रूम में अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो अगर मैं कुछ बोलता हूं तो क्या कोई सुन पाएगा? क्या नहीं। क्यों? साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड रिक्वायर्स मीडियम। इफ इट डजंट हैव द मीडियम देन उसको प्रोपगेट कर ही नहीं पाएगा, है ना? ये कैसा वेव है? एक मैकेनिकल वेव है। कैसा वेव है बच्चा? मैकेनिकल वेव है। दूसरी बात क्या है? इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इट्स लॉन्गिट्यूडनल, है ना? इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मतलब एयर में ऐसे सॉलिड वगैरह में ये स्टेटमेंट पूर्णतः वैलिड नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब हम एयर की बात करते हैं तो वहां पे साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव थोड़ा सा ना बच्चों को दिक्कत होता है समझने में। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर मान लो ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है ना? तो होता क्या है, पार्टिकल के कैसे ऑसिलेट करता है? तो पार्टिकल जो होता है, एनर्जी का फ्लो किसके अलॉन्ग होता है? एनर्जी का फ्लो हमेशा पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होता है। पार्टिकल के लाइन ज्वाइनिंग, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज along line joining along the arrangements of particle, है ना? arrangements of particle, जिस लाइन पे पार्टिकल्स अरेंज है, जिस लाइन पे पार्टिकल अरेंज्ड है उस लाइन के अलोंग ही एनर्जी फ्लो करता है। क्यों? देखो, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स अरेंज है, जैसे ये तो एनर्जी का फ्लो मतलब क्या? इसने एनर्जी इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, फिर इसने इसको, तो अल्टीमेटली एनर्जी तो ऐसे फ्लो कर रही है ना। एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी, दूसरे बॉडी से तीसरे बॉडी, ऐसे ही ट्रांसफर होते चली जाती है। एम आई राइट बच्चों? बिल्कुल सर। तो ये होता है। अब क्या है कि जो पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो भी उसी लाइन के अलोंग होगी, तो इस तरह के वेव को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो साउंड में ये चीज होता है। व्हेन अ साउंड वेव प्रोपगेट्स, व्हाट हैपेंस, ये चीज होता है जहां पे ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी, दोनों का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। दे बोथ हैव सेम डायरेक्शन, क्लियर है ना बच्चों? बिल्कुल सही। तो अब बच्चा क्या है ना, एक बात समझना है। साउंड वेव के बारे में हमने दो बड़ी अच्छी बातें की। एक मैकेनिकल वेव है बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम, बिकॉज
write it's a long because flow of energy and oscillatory motion of particle are along same line. है ना सर? Oscillatory motion of the particle along same line. Am I right बच्चों? बिल्कुल सर। ये बात समझ में आती है। देखो एक बात समझने की जरूरत है कि जैसे मैंने कुछ बोला तो एनर्जी प्रोपगेट करती है, पार्टिकल ऑसिलेट करता है। ऐसा नहीं कि पार्टिकल लेके यहां से निकला किसी कान में घुस गया, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी, मैंने एनर्जी अपने बगल वाले को दिया, फिर इस पार्टिकल एनर्जी अपने बगल वाले को दिया, फिर उसने एनर्जी उसको बगल में दिया। इस तरह से ये एनर्जी प्रोपगेट करते करते ईयर ड्रम के पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, फिर वो वाला पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो ईयर ड्रम को एनर्जी मिलता है, फिर वो वाइब्रेट करता है तो ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है। ब्रेन उस सिग्नल को डिकोड करके बोलता है कि राक्षस ने कुछ बोला। क्या बोल रहे हो बच्चा? राक्षस ने कुछ बोला। सुनाई देता है आपको? इस तरह से अब चलो एक्चुअली क्या है बच्चा, हम यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम प्रोपगेशन जनरेशन ऑफ साउंड वेव के बारे में बात करें, है ना, तो देखो जब भी हम जनरेशन ऑफ साउंड वेव के बारे में बात करते हैं उसको बड़ा सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे मान लो एक ट्यूनिंग फॉर्क है, यहाँ पे है और ऐसे पार्टिकल्स अरेंज है। यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ऐसे ऐसे पार्टिकल्स अरेंज है ना, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स क्या है? दे आर अरेंज। हमारे अब क्या हुआ, हम इसको जनरेट कैसे करेंगे? तो मान लो इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, है ना। अब सपोज करो मैंने इसको एक, मान लो इसमें था ना ये ऑसिलेट करता है टॉम टॉम। अगर ट्यूनिंग फॉर्क को देखोगे तो ट्यूनिंग फॉर्क का क्या होता है, ये आगे जाता है, फिर ये पीछे लौटता है, फिर ये पीछे लौटता है, फिर ये आगे जाता है। एम आई राइट बच्चों? बिल्कुल सही। अब अगर हम बात करें तो क्या होगा? सबसे पहला चीज, मान लो अगर मैंने इसको झटका दिया तो मान लो अगर मैं इसको नाम दे दूं ये ए बी, है ना, और सी। सबसे पहला केस है कि ये कहां से कहां गया बच्चों? ये ए से बी गया। तो जब ये ए से बी गया, है ना, तो क्या हुआ? ए से बी गया तो क्या हुआ? अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ए से बी गया तो क्या हुआ? यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे कि अगर मान लो ए से बी अगर गया तो ये अपने आगे वाला पार्टिकल को, ये से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ था, ये ऐसे चला गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्टिकल ऐसे, यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ना, ये वाला यहाँ ये जो पार्टिकल थे कंप्रेस्ड हो गए। अभी आगे कुछ नहीं हुआ है, आगे तो ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रियलिटी में अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ की डेंसिटी, इस रीजन की डेंसिटी क्या होगी बच्चा? डेंसिटी इंक्रीजेज। आप अगर जानते हो तो यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज करता है, प्रेशर इंक्रीजेज, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी भी बढ़ गया, प्रेशर भी बढ़ गया। इस घटना को हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे क्या जनरेट हो सकता है? कंप्रेशन। तो जब ये यहां से यहां गया, ये A टू B गया, A टू B जाने से क्या जनरेट होगा सर? कंप्रेशन।
पिस्टन को आगे की तरफ झकेला तो क्या जनरेट हुआ? कंप्रेशन। कंप्रेशन इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब क्या है? अब क्या है कि अगर मान लो अब क्या है, ये पहले ए से बी गया, अब क्या अच्छा ये बी था, ये इनिशियल पोजीशन है। मैंने हमेशा इसको ऐसे डॉट से दिखाता हूँ, फाइनल को हमेशा डॉट से दिखाता है। तो ये इनिशियल है, यहां से ये यहां ऐसे ये इनिशियल रहता है, ये बी से ए आया। तो तुम अगर बताओ कि मान लो मैंने ऐसे किया तो मान लो कि कोई पिस्टन है उसमें से तो कंप्रेशन जनरेट हो। अब अगर मैं पूछूं, अब मैं पूछूं तो आपको मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं कि आप अगर मुझे एक बात कहो कि जब ये यहां से यहां आया तब इस रीजन में क्या था? यहां पे जो कंप्रेशन था, यहां पे क्या जनरेट हुआ? कंप्रेशन ही रहा या रेरिफैक्शन हो गया या नॉर्मल आ गया? अगर जब B टू A जाएगा, B टू A, तो आपको बताना है कि क्या होगा। B टू A में आपको खुद से सोचना है, खुद से पहले सोचो कि यहाँ पे इस रीजन में यहाँ पे क्या जनरेट होगा? इस रीजन में क्या होगा? B से जब A जाएगा, पहला ऑप्शन है कंप्रेशन, दूसरा है रेरिफैक्शन, तीसरा है नॉर्मल, चौथा है नैनोपिच। है ना? कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, नॉर्मल, नैनोपिच। आपको बताना है कि इस जगह पे, जैसे कि जब मैंने इसको प्रेस किया, ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर लेकर तो यहाँ पे पहले एक कंप्रेशन होता है। वो जो कंप्रेशन है, क्या उस जगह पे अभी भी कंप्रेशन रहेगा या फिर वहां पे रेरिफैक्शन होगा या नॉर्मल होगा? तो बच्चों को ऐसा लगता है, इनफैक्ट बुक्स में भी जो चीजें लिखती हैं वो नॉर्मल की तरफ लोग लिखते हैं, लेकिन अभी भी आंसर होगा कंप्रेशन। बड़ा आश्चर्य होगा तुम्हें कि यार कंप्रेशन कैसे, बड़ा आश्चर्य होगा, am I right? लेकिन इस बात को समझो, इस बात को अगर आप समझोगे, है ना, कि अगर मान लो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, जैसे कि इसको, इस चीज को ना मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग समझना, बहुत ध्यान से समझाऊंगा, खूब बढ़िया से समझना। देखो मान लो ये है ऐसे, है ना, ये ऐसे है। सपोज करो कि मैंने इसको ऐसे प्रेस कर दिया, इसको मैंने ऐसे प्रेस कर दिया, वॉल्यूम घट गया। ये इनिशियल है, अगर मान लो इसको मैंने ऐसे प्रेस कर दिया तो क्या होगा बच्चा? है ना, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा? रियलिटी में कॉम्प्रेस्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? कॉम्प्रेशन हो गया। मैंने इसको प्रेस किया। अब सपोज करो मैं इसको वापस लेके जा रहा हूं, लेकिन अब भी बताओ तो कि जो पहले जो वॉल्यूम था उतना है। मान लो अभी ये ऊपर जाने लगा, हाँ ये बात है, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन स्टिल नॉर्मल होने के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए। अगर ये थोड़ा ऊपर जब ये वापस लौटने लगा इधर, तो ऐसा नहीं है, वॉल्यूम बढ़ने लगा, लेकिन स्टिल नॉर्मल तक पहुंचने के लिए अभी भी काफी कुछ होना बाकी है। तो अभी भी यहां पे क्या रहेगा? क्योंकि हमें जो कंप्रेशन की बात की है वो किसके रिस्पेक्ट में की है? वो एक नेचुरल केस में की, एक जो नॉर्मल जो सिनेरियो होता है वहां से मैंने बात की। जो नॉर्मल जो सिनेरियो होता है, मैं वहां से मैंने बात किया कि कंप्रेशन का मतलब क्या है। नॉर्मल जो सिनेरियो है, जो नॉर्मल में इतना वॉल्यूम चाहिए था, अभी यहां है ये इतना हो गया, तो भी तो नॉर्मल से कम है, अभी भी वहां पे क्या जनरेट होगा? कंप्रेशन ही जनरेट होगा। तो यहां से आगे फिर पीछे
उतने देर में यहाँ पे क्या जनरेट होगा। यहाँ पे हाँ ये बात है कि ये थोड़ा सा लेस डेंसर होगा, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन ही रहेगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। कहाँ से समझाया वो समझ में आया? खूब ध्यान से, खूब प्रेम से अगर आप समझोगे तो खूब समझ में आएगा कि हाँ यार ये बात तो है। आप अपने बुक में देखोगे ना तो आपका बुक चुप रह गया है इस जगह पे। जब वो लौटता है तो वहां पे कुछ बोला नहीं है, बुक ने सिंपली लिख दिया है कि पार्टिकल्स आर रिटर्निंग टू इट्स मेन पोजीशन। बट इफ समवन विल आस्क फ्रॉम यू कि उस केस में इस जगह पे क्या रहेगा, क्या रहेगा, कंप्रेशन या रेरिफैक्शन? कंप्रेशन ही रहेगा, इस जगह पे कंप्रेशन ही रहेगा। तो ए से बी गया तो भी वहां पे कंप्रेशन, बी से ए गया तो भी कंप्रेशन। हाँ, ज्यादा कंप्रेशन कहां था, जब वो ए से बी जा रहा था, जब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा था, जब वो नीचे आ रहा था, तो कंप्रेशन वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। बट एज सून एज इट हैज स्टार्टेड रिटर्निंग टू इट्स मीन पोजीशन, कंप्रेशन स्टार्टेड डिक्रीजिंग, बट स्टिल देयर वाज अ कंप्रेशन, स्टिल देयर वाज अ कंप्रेशन। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? इस बात को खूब समझना है, खूब आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आया क्या? तो एक बात समझो, आगे गए पीछे, वहां पे क्या जनरेट हुआ, कंप्रेशन। अब अगर हम ध्यान से देखें तो चलो अब एक बात समझो कि यहां पे जो कंप्रेशन जनरेट हुई, क्या वहां पे देखो जैसे ही, जैसे समझना मेरी बात, जैसे हम आगे गए थे यहां का कंप्रेशन मैक्सिमम। मैं आगे के रीजन की बात नहीं कर रहा हूं। जब ये लौटा तो कंप्रेशन घटा, लेकिन जब तक कि ये यहां नहीं पहुंचा वहां पे कंप्रेशन ही था। अब थर्ड केस की बात करते हैं, जहां पे क्या हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, है ना, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अगर तुम इसको देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा, अब अगर समझोगे तो मैं यहां पे बात करता हूं दोबारा। यहां पे क्या हुआ, ये मेरा इनिशियल था और ये मेरा फाइनल था, है ना, ये मेरा ए है और ये मेरा सी है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो जब यहां पे पुश हुआ तो यहां पे क्या क्रिएट होगा, इस रीजन में क्या क्रिएट होगा। अच्छा एक बात और तुमसे मैं पूछूं, क्या ये कंप्रेशन यही रहेगा या कंप्रेशन आगे बढ़ने लगता है? क्योंकि देखो अगर यहां जैसे कि अगर मान लेते हैं मैंने धक्का दिया, तो मैंने धक्का दिया तो अभी मैंने धक्का दिया तो इस रीजन में गैप कम हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये जो गैप जो कम हुआ वो बगल वाले मॉलिक्यूल में होगा क्या, यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे कि जब ये यहां से यहां जाएगा तो क्या होगा, ये जो यहां वाले मॉलिक्यूल से उनको स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा बच्चा। फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे कि यहां पे ना एक ऐसा ये कंप्रेशन है बच्चा, ये कंप्रेशन है। अभी तो नॉर्मल है, इधर तो कुछ हुआ नहीं, इधर नॉर्मल है, लेकिन इधर तो यहां पे एक रेरिफैक्शन हुआ, यहां पे एक कंप्रेशन हुआ। अभी इधर तक तो एनर्जी गई ही नहीं है, यहां तो डिस्टर्बेंस गया ही नहीं, यहां वाला पार्टिकल तो अभी डिस्टर्ब हुआ ही नहीं है। आप इसको समझ सकते हो कि अगर मैं इसको यहां से ऊपर लेके जाऊंगा तो जो वॉल्यूम है गैस का वो बढ़ जाएगा, यानी पार्टिकल के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो बेसिकली क्या क्रिएट होगा वहां पे, रेरिफैक्शन क्रिएट हुआ। रेरिफैक्शन क्रिएट होने का मतलब प्रेशर डिक्रीजेज, प्रेशर डिक्रीजेज, है ना, प्रेशर डिक्रीजेज, डेंसिटी डिक्रीजेज, है ना बच्चा। बहुत खूबसूरती से आप समझ सकते हो, प्रेशर डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या, है ना, प्रेशर डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। क्या मेरी बात क्लियर हुई क्या बच्चा? अरे हाँ ना बोलो। प्रेशर डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, है ना बच्चा। क्लियर हुआ ना, समझ में मेरी बात आई ना, ढंग से मेरी बात क्लियर हो गई ना।
अब अगर चीजों को और ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ और यहाँ पे रेडिफिकेशन हुआ। अब अगर समझोगे तो मेरी बात खुद समझना। देखो इस डायग्राम को याद रखना। अगर मान लेते हैं कि जब मैंने यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पे ऐसे बना दूंगा, इसको मैं यहाँ लिया थर्ड डायग्राम, क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया था, यहाँ पे कंप्रेशन यहाँ पे तो था, यहाँ पे कंप्रेशन था, यहाँ पे रेडिफिकेशन हो गया। चल गया ना, ऊपर लेके गया तो वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पे। यहाँ का इस रीजन का जो जब ये यहाँ से इधर शिफ्ट करेगा यहाँ पे अवेलेबल, तुम ये मत सोचो जो यहाँ पे जो कंप्रेशन था वो यही नहीं रह गया की बात समझना। कंप्रेशन जो था वो आगे जा चुका है, यहाँ पे कंप्रेस्ड है, वो कंप्रेशन यही नहीं रहेगा, वो कंप्रेशन प्रोपगेट करेगा। इसको आप ऐसा समझना कि मान लो 10 लोग अरेंज है, तो मान लो मैं आगे गया, मैं लीड हुआ, तो अभी मेरे और बगल वाले के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है ना। लेकिन जैसे ही मैं इधर लौटूंगा तो फिर मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, तो फिर रेरिफिकेशन क्रिएट हुआ। लेकिन चूंकि मैं उसकी तरफ गया तो वो बगल वाले की तरफ गिरा, तो वो जो गैप कम होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, आगे बढ़ के चला जाएगा। तो कंप्रेशन यही नहीं रहेगा, कंप्रेशन अभी आगे बढ़ के यहाँ आ चुका है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो मुस्कुरा दो यार। नहीं मुस्कुराओगे यार? मुस्कुरा दो। मुस्कुराना ही हमारी जिंदगी है। नहीं मुस्कुराओगे मेरे बच्चों? मुस्कुराइए। अच्छा, तो यहाँ तक हम पहुंचे। अब अगर सपोज करो कि जब ये अभी यहाँ पे रेरिफिकेशन है, अभी सपोज करो क्यों यहाँ से इधर वाला पार्टिकल मेन से इधर है, तो जो पूरा का पूरा इस रीजन में गैप मिल गया। अब सपोज करो कि एक केस में लेता हूं जहां पे मैं यहां से यहां चल रहा हूं, मतलब इनिशियल ये है और फाइनल ये है, तो यहां पे बताओ क्या होगा ग्रेड। वहां से देख के सोचो कि जब मैं उसको नीचे भी लाऊंगा तो भी क्या होगा, हाँ वॉल्यूम घटना शुरू हो जाएगा, लेकिन जितना नॉर्मल के लिए वॉल्यूम चाहिए उससे तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो वहां पे क्या रहेगा, रेरिफिकेशन। हाँ ये होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा रेरिफिकेशन घटेगा, लेकिन घटने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे रेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे रेरिफिकेशन है। पहले यहाँ पे 3 था, 4 5 नहीं, यहाँ पे अभी भी रेरिफिकेशन है। और इस रीजन में क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, फिर यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे एक बार एक ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन आगे गया पीछे आया, फिर पीछे आया और आगे गया, इस पूरे को एक ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन ऑसिलेशन। प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखिए। देख रहे हो क्या? तुम देख पा रहे हो? बिल्कुल देखना। वहां पे मैंने वन ऑसिलेशन का मीनिंग भी बताया। तो एक ऑसिलेशन में है ना, मतलब वन रेरिफिकेशन, वन कंप्रेशन, वन रेरिफिकेशन और वन कंप्रेशन है ना। वन रेरिफिकेशन, क्या मेरी बात बता? वन रेरिफिकेशन एंड वन कंप्रेशन। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? ढंग से मेरी बात क्लियर हो गई क्या? ये हमारी कहानी रही। तो अगर सपोज करो ये कंटिन्यूअसली ऐसे करेगा तो क्या होगा, अगर ये फिर ऐसे रिपीट करेगा तो फिर इस रीजन में क्या आएगा, क्योंकि देखो ये कंप्रेशन आगे चला जाएगा, ये रेरिफिकेशन आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेशन, फिर यहाँ पे जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या जनरेट होगा, रेरिफिकेशन। जो पहले वाला कंप्रेशन है तो आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको मैंने बताया था, मैंने अगर झटका दे दिया तो मैं उस पे गिरा, वो उस पे गिरा, वो उस पे गिरा, वो चल रहा है, वो तो कैरी ऑन हो रहा है ना। मैं पीछे गया तो जो गैप बढ़ा तो अल्टीमेटली चूंकि वो फिर वो उसको पीछे खींचेगा तो फिर वो गैप बढ़ेगा, वो चीज आगे बढ़ेगा, वो वही नहीं रहने वाला। ऐसा नहीं कि कंप्रेशन जहां पे बना वही रह जाएगा, कंप्रेशन आगे बढ़ जाएगा। इनफैक्ट जिस रफ्तार से कंप्रेशन आगे बढ़ती है उसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड। कि मतलब अभी जो यहाँ पे कंप्रेशन है ठीक टाइम बाद कहाँ चला जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो अगर मान लो कि कंटिन्यूअसली अगर वो ऑसिलेट करे तो हम इसको थोड़ा मिटाना चाहेंगे। आप लोग अच्छे से बोर्ड पे देखे हुए चीजों को बना लीजिएगा और फिर हमसे कोई डाउट तो पूछ लेना। तेरी मोहब्बत में तेरे मकान। अब अगर सपोज करो कि मान लो कि ये कंटिन्यूअसली अगर ऑसिलेट करे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एक रीजन रेरिफैक्शन, एक कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, ऐसे। मतलब आप देखोगे कि अगर मान लेते हैं अगर एक साउंड प्रोपगेट कर रहा है रीजन में तो कहीं रेरिफैक्शन तो कहीं कंप्रेशन, कहीं रेरिफैक्शन तो कहीं कंप्रेशन, कहीं रेरिफैक्शन तो कहीं कंप्रेशन, ये होता है। रेरिफैक्शन जहां पे है यहां पे डेंसिटी इज लेस, प्रेशर इज लेस। कंप्रेशन जहां पे है वहां पे डेंसिटी इज मोर। तो ये चीज है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाकी चीजें तो मैंने बता दी है, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड ऑल, इसके बारे में मैंने बात ऑलरेडी कर रखी है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T, V इक्वल टू F लैम्डा, ये सब के बारे में हमने बात खूब अच्छे तरीके से की थी। क्या हमने खूब अच्छे तरीके से की थी या नहीं की थी? हाँ सर बिल्कुल की थी। क्या हमने की थी या नहीं की थी सर? बिल्कुल की थी। तो ये सब सारी बात है, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, ये सब सारी चीजें हमने बात कर ली थी। इस पे कोई डाउट नहीं है। कुछ चीजें हम बात करेंगे। आइए, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, एक बात समझना, यहाँ पे तुम ध्यान से देखना कि सपोज करो कि मान लो इस रीजन में यहाँ पे रेरिफैक्शन है, यहाँ पे कंप्रेशन, ये रेरिफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेरिफैक्शन, ये कंप्रेशन, ये रेरिफैक्शन, ये कंप्रेशन। तो होता क्या है कि दो कंजिक्यूटिव रेरिफैक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लैम्डा। दो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लैम्डा। तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन, है ना। वेवलेंथ ऑफ साउंड क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेरिफैक्शन, है ना। तो ये सब सारी बातें हैं, इसको ध्यान से देखना है ना। तो दिस इज द वे साउंड प्रोपगेट्स। बाकी हमने वेवलेंथ, टाइम पीरियड, वेव स्पीड, इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में ही बात कर ली है। उस वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिएगा, वहां से आपको खूब समझ में आएगा। अब हम अगर आगे की बात करते हैं तो मैं आपको ना एक चीज बताऊं, ऑल्दो ये क्लास 8th में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसे सपोज करना होता क्या है कि ये साउंड वेव है, मान लो ऐसे। तो साउंड वेव में क्या होता है? ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करता है, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करता है ना। तो अगर ये वाला पार्टिकल अगर ऑसिलेट करता है, इस बात को आप समझिए कि अगर ना हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम हम ग्राफ किसका बनाते हैं? देखो यहां पे ना एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव में थोड़ा सा बच्चा डरता है। देखो एक बात समझो, मेरी बात समझो। जैसे कि अगर मान लो कि एक यहां पे एक सपोज करो, ये यहां पे क्या है कि एनर्जी ऐसे प्रोपगेट कर रही है और पार्टिकल ऐसे।
दूसरा केस क्या है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है ना बच्चा, ये ट्रांसवर्स वेव है। लेकिन अगर सपोज करो अगर यहां पे है तो ये ऐसे एनर्जी फ्लो करेगी और ये ऑसिलेट भी ऐसे। तो देखो जब बच्चे को ना यहां पे ये वाला ग्राफ बनाते हैं तो बच्चा को कभी तकलीफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं दिखाऊं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं दिखाऊं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तो आप इस बात को समझिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आप मुझे दिखाओ तो देखो अब बच्चा क्या है, इस वाले में और उस वाले में थोड़ा बहुत डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेव से, यहाँ पे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे डिस्प्लेसमेंट। बट एक चीज आप समझो इस बात को यार, एक बात रियलिटी में यहाँ पे मान लेते हैं यहां से यहां गया, मेरी बात समझना, इसमें और इसमें क्या आता है, यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे। यहां पे क्या हुआ, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे। अब एक बात कि अगर मान लेते हैं कि तुम जो सोचते हो ना सर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे करें, देखो बच्चा इससे कोई मतलब नहीं है। इस सिंपली क्या होता है, मान लो अगर तुम इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रा बनाते हैं तो तुम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, यही ना। इस पूरे को दिखाते तो ऐसे दिखाते, कैसे दिखाते, ऐसे। क्यों? अभी अगर ध्यान से देखें तो t इक्वल टू 0 पे कहां पे है, 0 पे। फिर इस टाइम पे ये t/4 है, इस टाइम पे वो कहां है बच्चा, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इतना। अब एक बात बताते, इस ग्राफ से क्या समझ में आता है, इस ग्राफ से हमको ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू ऐसे हो या ऐसे हो, उससे क्या पता चलता है? देख कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज क्या नहीं करना है कि यार ये और ये यहां पे यही बता रहा है ना कि इस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, इस पर्टिकुलर टाइम पे। ये ग्राफ से हमें क्या मिलता है, ये ग्राफ में तुमने अपने मन में एक भ्रम उत्पन्न कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका मतलब पार्टिकल को ऊपर जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर ये मान लो ये a ले ले और ये ले ले माइनस a ले ले, इसका मतलब सिंपल ये है बच्चा कि पार्टिकल 0 पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, पार्टिकल t/4 पे उसका डिस्प्लेसमेंट a है। अब a ऐसे हो या a ऐसे हो या a ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ऑरिजिन है कि ये ग्राफ अगर चाहे तो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे या ऐसे ऑसिलेट करे या ऐसे ऑसिलेट करे, तीनों में से कुछ भी होगा, ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे। इस केस में क्या है, अगर मान लो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो अगर मान लेते हैं कि ऐसे ऑसिलेट करे, ऐसे ऑसिलेट करे, ऐसे ऑसिलेट करे, तीनों ही केस में ये ग्राफ हमें डायरेक्शन नहीं बताता है। ध्यान से समझना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम में ये नहीं पता चलता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो भाई हमें वेव को देखने के बाद पता चलता है। लेकिन क्या पता चलता, ये ग्राफ हमें क्या देता है कि 0 पे वो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, t/4 पे उसका डिस्प्लेसमेंट कैपिटल A है, इस टाइम पे उसका डिस्प्लेसमेंट -a है। अब भाई वो डिस्प्लेसमेंट ऐसे है कि ऐसे है कि ऐसे है, ये चीज कहीं से पता नहीं चलता है। तो चाहे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे, चाहे ऐसे ऑसिलेट करे, चाहे ऐसे ऑसिलेट करे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा ही बनेगा।
ये बात खूब ध्यान से समझना, अगर समझ गए तो साउंड समझ में आ जाएगा। ये तुमने बिना मेरे बताए अपने मन में मान लिया, ओहो क्योंकि ऐसे जा रहा है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे। उफ यार, ये सिंपली एक कर्व है जो ये बताता है कि इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ है। ये ग्राफ सिंपली क्या बताता है, ये ग्राफ सिंपली क्या बताता है कि इस टाइम पे पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ है। क्या मेरी बात समझ में आया क्या बच्चा? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हुई क्या? खूब खूब प्रेम से समझना इस बात को। अगर तुम प्रेम से समझ नहीं रहे हो तो मैं तुम्हें समझाना जानता हूं, मार मार के ना खूब बता देंगे। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अपना पीठ थपथपा लो, थपथपाओ अपना पीठ, बिल्कुल कहो शाबाश मेरे बाल, मेरे शेर। एक बात खूब समझते हैं, कैसे समझते हैं? समझ में आया कि ये ग्राफ सिंपली करेक्ट करता है, ये ग्राफ सिंपली ये देता है कि इस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है, पार्टिकल ऐसे गया, ऐसे गया या ऐसे गया, ये नहीं देता, ये आपने जबरदस्ती बना लिया था। मैं क्लियर हो गया हूं? फिर ये ऐसे है, इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे है, नीचे आए, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है। तो चाहे पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट करे चाहे ऐसे ऑसिलेट करे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब समझना नहीं पड़ा, इससे मैं तुम लोग को एक चीज बताऊं, इसे मान लो तो मैंने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया, मान लो कि मैंने तुमको डिस्प्लेसमेंट टाइम दे दिया ग्राफ, है ना? तो मान लो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये मान लो 1 मिलीमीटर है, और ये जो है 2 मिलीसेकेंड है ना। अब तुमसे मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं, सिंपल सी बात पूछता हूं। मान लेते हैं मैं यहां पे 2 वेव बनाता हूं, सिंपल सी बात पूछता हूं। मान लो ये ऐसे पार्टिकल लेंगे, ट्रांसवर्स वेव है, मैंने ऐसे x माना है और ऐसे y माना है। मान लो ये मेरा 0,0 है, ठीक है। फिर सिमिलरली अब मैं पूछूं कि एट 2 मिलीसेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल व्हिच मीन इज एट 0,0। पहला ऑप्शन 0,1 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन 1 मिलीमीटर, 0, तीसरा ऑप्शन -1 मिलीमीटर, 0, चौथा ऑप्शन 0, -1 मिलीमीटर। आपको बड़ा सोच के बताना, अच्छा बहुत सोच के। 2 मिलीसेकेंड पे क्या कोऑर्डिनेट होगा? ये ट्रांसवर्स वेव है, ये इधर x है और इधर y है। ये पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है वो ऐसे कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, सोच के बनाओ, तो खूब सोच के बनाओ। देखो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखो। ध्यान से देखोगे कि ये 0 है, ये 2 मिलीसेकेंड, ये 0 है, ये 2 मिलीसेकेंड। 2 मिलीसेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना? 1 मिलीमीटर के बराबर है। अब ये ट्रांसवर्स वेव है तो ये ऑसिलेट तो ऐसे कर रहा है, तो 1 मिलीमीटर प्लस होने का मतलब ये कहां है? ये वाला पार्टिकल कहां पे है? ये वाला पार्टिकल यहां है। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 से लेकर अल्टीमेटली x को 0 रह जाएगा, कितना रहेगा? 0,1 है ना? है ना? अब क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? यस, वही क्वेश्चन है, बस
पार्टिकल ऐसे अरेंज है, ऐसे इधर x है इधर y है, ये 0,0 है, क्या है सर 0,0। क्वेश्चन वही है, एट 2 मिलीमीटर से ये इधर लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या है सर लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा वेव है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब साउंड वेव प्रोपेगेट है, कौन सा वेव प्रोपेगेट कर रहा है सर। अब आपको बताना है कि ये जो पार्टिकल है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अभी भी वही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था ना कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सिर्फ ये बताता है कि इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट किधर है, ये नहीं बताता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में चल रहा है। ये आपको नहीं बता रहा है कि पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन कैसे है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें पता नहीं चलता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें ये नहीं पता चलता है पार्टिकल का ऑसिलेटरी मोशन किसके अलोंग है। ये भ्रम आपने पैदा किया था, इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, मैंने कभी ये बच्चे को नहीं पढ़ाया, पाप है रे पाप। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या बता रहा है, 2 मिली सेकेंड पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मिलीमीटर। लेकिन अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑसिलेटरी मोशन किधर होगा बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऑसिलेटरी मोशन तो किधर होगा। तो अगर 1 मिलीमीटर है मतलब यहां से 1 इधर, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर और y 0 रह जाएगा। अल्टीमेटली अगर ध्यान से देखोगे तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये, इसके लिए आंसर ये है, लेकिन इसके लिए आंसर ये है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? अच्छा ढंग से मेरी बात क्लियर हो गई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर समझोगे ध्यान से तो तुम अगर ध्यान से देखो तो बाकी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर साउंड वेव फॉर any transverse wave will be same because displacement time graph only gives you the displacement of a particle at a time। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये नहीं बताता है कि बेसिकली पार्टिकल x में ऑसिलेट कर रहा है कि पार्टिकल y में ऑसिलेट कर रहा है। वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है वो हमें वेव के बारे में जानने से पता चलता है ना बच्चों। तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से ये सब सारी बातें हो गई। और अगर हम छोटी छोटी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में बात करें, है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो मैं सिंपली सी बताता हूं। पहला पॉइंट है वी ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वी ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल, ठीक है ना। एक पार्टिकल के लिए हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दूसरा क्या है, इट गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल at different instances, है ना बच्चा। ध्यान से देखोगे तो ये होता है ऐसा, इसको आप ऐसे साइनसॉइडल ले सकते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, है ना बच्चा। ये जो होता है ये क्या होता है, ये ए होता है। जो एक्सट्रीम होता है ये लेंथ को क्या बोलते हैं अच्छा, एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं अच्छा, एम्पलीट्यूड। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो इंटरवल, जो ये जो टाइम है ना, ये इंटरवल क्या कहलाता है अच्छा, टाइम इंटरवल। अगर इस इंटरवल को देखोगे तो किसके बराबर होता है अच्छा, टाइम इंटरवल। किसके बराबर होता है अच्छा, टाइम इंटरवल। क्योंकि देखो पार्टिकल जो है इस पर्टिकुलर टाइम पे कहां पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे मीन पे, फिर यहां पे देखो इस टाइम पे भी वो मीन पे आया, लेकिन ये वो मीन नहीं है। क्योंकि इस जगह पे जब मीन पे था, इस जगह पे जब वो मीन पे था तो वो इधर जा रहा था। इस जगह पे जब वो मीन पे आया
इस जगह पे जब वो मीन पे था तो वो इधर जा रहा है, और इस जगह पे जब वो मीन पे है तो इधर आ रहा है। तो अल्टीमेटली उसी जगह पे वापस लौटने को टाइम पीरियड नहीं कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं उसी जगह पे वापस आना और उसी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के साथ आना। तो फिर देखो यहाँ पे जब आया तो फिर से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम। तो बेसिकली यहां से यहां ये पूरा टाइम, यहां से यहां ये पूरा टाइम जो लगा वो मेरा क्या कहलाता है, टाइम मीटर। अच्छा एक चीज और, तो तुमको अगर ध्यान से देखोगे तो मैं डायग्राम को बहुत अच्छे से बता देता हूं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्या क्या मिलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या क्या मिलता है ना, है ना। ये चलो, ये जो टाइम है, ये टाइम एक्सिस है, ये जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम इंटरवल, ये टाइम, और ये क्या है, अच्छा एम्पलीट्यूड। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम है ना, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। क्लियर है बच्चा। अब अगर चीजों को ध्यान से देखोगे, नहीं बात तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत प्रेम से समझना है कि देखो पार्टिकल रियलिटी में क्या पार्टिकल ऐसे चलता है क्या, नहीं। पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे है, पार्टिकल जो है वो कैसे, पार्टिकल सिंपली अगर साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है तो पार्टिकल ऐसे जा रहा है। लेकिन चूंकि क्या होता है ना, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, लेकिन ये जो ग्राफ जो है वो कर्व इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चलता है। ध्यान से देखो, इतने देर में पार्टिकल आपका डिस्प्लेसमेंट, मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है। इस ग्राफ से ये नहीं पता चलता है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस ग्राफ से सिंपली ये पता चलता है कि इतने देर में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। सपोज करो ऑसिलेशन ऐसे होता है, यानी यहां पहुंच चुका है। फिर देखोगे तो इस इतने देर में फिर से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब पार्टिकल वापस यहां से यहां। फिर से देखोगे इतने देर में डिस्प्लेसमेंट फिर से मैक्सिमम हो गया, यानी फिर से यानी यहां पहुंचना। फिर से देखोगे इतने देर में डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो गया। इसे टाइम पे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो देखो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है ना नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अपने मीन से इधर। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ऐसा नहीं कि पार्टिकल कैसे जा रहा है, ये बस ये बताता है कि इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है, इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कहां से, अगर सपोज करोगे इस टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट है तो पार्टिकल यहां जा रहा है, इसका मतलब ये यहां से यहां। अगर सपोज करो कि मान लेते हैं मैं इसका वैल्यू ले लेता हूं 1 और इसका वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, तो इसका मतलब 0 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट 0, 1 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट 1, 2 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट वापस 0, 3 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट -1 एंड 4 सेकेंड पे वापस। हमें बस इतना इंफॉर्मेशन। अब सपोज करो कि वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वो x के अलावा ऑसिलेट कर रहा है, मान लो 0,0 पे था, तो देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये t है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो तुम ध्यान से देखो t इक्वल टू 0 पे 0 है, डिस्प्लेसमेंट पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 0 है, 3 पे इतना ही इंफॉर्मेशन मिला। अब सपोज करो कि मान लो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल का मीन है 0,0, तो यहां से अगर तुम चाहोगे तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। अगर मान लो मेरी बात सुनो, इस ग्राफ से आपको यही मिला 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 0, 2 पे डिस्प्लेसमेंट 0, 3 पे -1 और 4 पे 0।
अब सपोज करो कि मान लो जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल का ये बनाए हैं वो पार्टिकल 0,0 पे है और ऐसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0,0, 0,1, सॉरी 1,0, ठीक है। फिर यहां पे क्या लिखोगे? 0,0, फिर यहां पे क्या लिखोगे? -1,0 और फिर यहां पे 0,0, है ना। अगर सपोज करो मान लो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, इसका मीन 0,0 है, तब कोऑर्डिनेट कितना होता है? तब कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0, 0,1, 0,0, 0,-1 एंड 0,0। क्योंकि अल्टीमेटली पार्टिकल तो y में मूव कर रहा है ना भाई, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज करे? रियलिटी में इस ग्राफ से हमको ये इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये दे दूं कि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट हो रहा है तो मैं कोऑर्डिनेट भी लिख पाया। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट किया है, ये भी मैं लिख पाया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ doesn't give you path of the particle। ध्यान से समझना, जो बात लिखे हुए हैं वो सारी बातों को समझना, उसको खूब समझ के पढ़ोगे तो काफी अच्छा लगेगा, है ना। इट गिव्स यू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, क्योंकि जो पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का वही क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इट गिव्स यू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू टाइम पीरियड ऑफ वेव, ना बच्चा। है ना बच्चा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, आप उसको, आशा करता हूं कि आप उसको ठीक से ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ क्या देता है वो सिर्फ इतना, बाकी उसका ऑसिलेटरी मोशन कैसे हो रहा है उस पर उसके कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करेंगे, है ना। चाहे ऐसे ऑसिलेट करे चाहे ऐसे ऑसिलेट करे, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना। अच्छा, उसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं कि ऐसे है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट इसको दिखा है, ऐसे है इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऐसा कोई मतलब नहीं है। वो सिंपली ये बताता है कि इतने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैसे है, चाहे वो ऐसे हो या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एक और ग्राफ हम बनाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ, है ना। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ क्या है, ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ में क्या होता है? वी represent position of all the particles at a point, at a time। वो टाइम के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल का पोजीशन था, वो टाइम के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल का पोजीशन दे रहा था। यहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे पार्टिकल का पोजीशन होता है। जैसे कि अगर मान लो यहां पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करूं, डिस्प्लेसमेंट और यहां पे अगर मैं पोजीशन डाल दूं, तुम ध्यान से देखो, इसको तुम ध्यान से देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये पोजीशन है। तो मान लो ये मैंने जो ड्रॉ किया था एट t =
डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ है, ये किसी टाइम टी नॉट पे, मतलब किसी टाइम टी नॉट पे यहाँ पे सारे पार्टिकल का पोजीशन पता है। जैसे देखो ये क्या है, यहाँ तो पोजीशन है, ये 0 है, यहां इस पोजीशन वाला पार्टिकल उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस पोजीशन वाला पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है, इस पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इतना है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो तुम ध्यान से देखोगे तो रियलिटी में इस पोजीशन वाले पार्टिकल का ये एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल किस जगह पे है, मान लेते हैं मैं 2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड, मतलब जिस मोमेंट पे मैंने वो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ ड्रॉ किया है उस मोमेंट पे सारे पार्टिकल का पोजीशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ढंग से मेरी बात क्लियर हुई क्या? तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ग्राफ अब देखो, ये ध्यान से देखो, ये सबसे अपने एक्सट्रीम पे, ये वाला पार्टिकल सबसे अपने एक्सट्रीम पे, ये क्या है? एम्पलीट्यूड। तो यहां से क्या मिलता है बच्चा? इट गिव्स यू, ये भी तुमको एम्पलीट्यूड देता है, इट गिव्स यू एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट गिव्स यू एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्योंकि मैं वेव की बात कर रहा हूं लेकिन ये साउंड वेव के लिए भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली इट गिव्स यू एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव भी बोल सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो देखो रियलिटी में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। अगर तुम इसको ध्यान से, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पोजीशन। ध्यान से देखो कि यहां वाला पार्टिकल एक्सट्रीम पे है और यहां वाला नेगेटिव एक्सट्रीम पे और यहां वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो देखो होता क्या है चाह कि जो नॉर्मल वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ, इसको हम लोग क्रिस्ट बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो 2 कंजिक्यूटिव क्रिस्ट या 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ, 2 कंजिक्यूटिव क्रिस्ट एंड 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। देखो यहां पे ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये टाइम इंटरवल नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस क्या है? पोजीशन। ये एक डिस्टेंस है। तो इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू वेवलेंथ, इट गिव्स यू वेवलेंथ। नॉर्मल वेव मतलब है ना, इन साउंड वेव अगर तू ध्यान से देखेगा तो रियलिटी में क्या होता है कि साउंड वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन के नाम से आता है। जो हम लोग पीक दिखाते हैं ना, तो कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन से साउंड वेव में रिप्लेस होता है। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चा? तो 2 कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या 2 कंजिक्यूटिव क्रिस्ट, क्योंकि क्रिस्ट एंड ट्रफ जो है वो साउंड वेव में, जैसे नॉर्मल वेव का क्रिस्ट एंड ट्रफ एंड साउंड वेव का कंप्रेशन एंड रेडिफैक्शन, बात एक ही है ना बच्चा? इस बात को समझते हो ना? तो 2 कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और 2 कंजिक्यूटिव ट्रफ के इन दोनों पीक्स को क्रिस्ट बोलते हैं, इन दोनों ट्रफ को क्या बोलते हैं? दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। तो देखो तो ये वाला एक्सिस तो पोजीशन है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? वेवलेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चा? वेवलेंथ कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल का पोजीशन दिखाते हैं। यहां पे है एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे पार्टिकल का पोजीशन दिखाते हैं, है ना बच्चा? दूसरी चीजें क्या है कि हमें यहां से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। एक से हमें एम्पलीट्यूड और टाइम इंटरवल मिलता है, टाइम पीरियड मिलता है। दूसरे से हमें एम्पलीट्यूड और हमें वेवलेंथ मिलता है। तो काफी सारी बातें हम और करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कुछ सुझाव देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। बाकी रात काफी हो गई है तो हम फिर मिलेंगे। पंखा भी बंद है, गर्मी भी लग रही है, वैसे लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। इसमें इतना ही। अगले क्लास में मैं साउंड कंप्लीट कर दूंगा फॉर क्लास 9th ICSE। अदरवाइज
10th के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाना है। तो हम फिर मिलेंगे बच्चा, टाटा बाय बाय।